नमस्कार दोस्तों, उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम टोनीज की बात कर रहे थे उत्तराखंड में कि उत्तराखंड के इतिहास में कैसे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। हम बात कर रहे थे कि कैसे उत्तराखंड में शुंग आए, कुषाण आए, कुनिंद आए और जो पहली राजनीतिक सत्ता स्थापित की वो कुनिंद थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हर्ष यानी हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड में क्या हुआ। उत्तराखंड में लगभग 606 ईस्वी के आसपास हर्षवर्धन का शासन था और हर्षवर्धन ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने उत्तराखंड की सीमा में कुछ हद तक प्रचार प्रसार किया था और इसका शासन था। जैसे ही हर्षवर्धन का पतन होता है तो इसके पतन के बाद जो केंद्रीय सत्ता थी, केंद्रीय सत्ता के का जो डर था यहाँ के सामंतों के मन से समाप्त हो गया, क्योंकि केंद्र में हर्षवर्धन का शासन था और हमारे राज्य उत्तराखंड में जगह जगह सामंत हुआ करते थे। जो इस सामंत क्या करते थे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे। लेकिन जब हर्षवर्धन का पतन हो गया तो यहाँ के जो सामंत थे, इनके मन से केंद्रीय सत्ता का डर समाप्त हो गया और इन्होंने दोबारा से उत्तराखंड में एक बार पुनः उत्तराखंड में क्या होगी, अराजकता व्याप्त हो गई। और अब जब अराजकता हो गई तो उत्तराखंड भी छोटे छोटे भागों में बंट गया। तो आज डिस्कस करेंगे कि हर्षवर्धन के बाद जैसे उत्तराखंड में यानी उत्तराखंड के उत्तर में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे कत्यूरी साम्राज्य कहा जाता है या कार्तिकेयपुर साम्राज्य कहा कहा जाता है। और धीरे धीरे इसके जो प्रतापी शासक थे, इन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड को कत्यूरी वंश के अधीन किया। परंतु जो इनका प्रारंभिक चरण था, इनकी सत्ता का स्वरूप सामंतीय ही प्रतीत होता है। फिर उत्तराखंड के दक्षिण में मोर ध्वज नामक स्थान पर एक स्थानीय ठाकुर के द्वारा सामंतीय आधार पर शासन की स्थापना की गई, जिसे ठकुरी शासन शासन कहा गया, यानी जिसे ठकुरी शाही शासन कहा गया। और इस ठकुरी शासन शाही शासन में छोटे क्षेत्रों पर स्थानीय जो ठाकुर होते थे, उनके द्वारा सामंतीय प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। और इसी मोर ध्वज के निकट कुषाण वंश के जो सामंत थे वो अर्जुन थे। और जो अर्जुन थे, अर्जुन पांडुवाला और ब्रह्मपुर के आसपास कुषाणों के सामंत थे। अगर उत्तराखंड के मध्य की बात करें तो पहले तो खसों के सामंत जगतपाल द्वारा चांदपुर में यानी चांदपुर नामक स्थान पर पंवार वंश की स्थापना की गई। और इस बात का प्रमाण हमें 1512 के देवप्रयाग प्रशस्ति से भी प्राप्त होता है। और हम कह सकते हैं कि ये जो जगतपाल था, पंवारों का आदि मानव की संज्ञा हम इन्हें दे सकते हैं। अब जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, केंद्रीय सत्ता का डर खत्म हो गया, छोटे छोटे सामंत उत्तराखंड में अपना शासन का यानी अपने राज्य का प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। तो हर्ष की मृत्यु के बाद जो पश्चिमी सीमा पर एक सोनपाल होते थे, तो सोनपाल के द्वारा एक नवीन राजवंश की स्थापना भी की जाती है। और इतिहासकार मानते हैं कि सोनपाल की साम्राज्य की व्याख्या ये जो हमारे इतिहासकार है या उत्तराखंड के इतिहासकार है ये नहीं करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि सोनपाल का साम्राज्य भी हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के पश्चिमी भाग पर था। अब धीरे धीरे सीमावर्ती राज्य बढ़ रहे हैं। चांदपुर में भी पंवार वंश की स्थापना हो रही है, सोनपाल है। पांडुवाला ब्रह्मपुर में अर्जुन है। कार्तिकेयपुर राजवंश है, कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी राजवंश। यानी धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है, इनका डेवलपमेंट हो रहा है। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में अव्यवस्था फैल जाती है, तो इस बात का फायदा जो सीमावर्ती राज्य हैं वो भी उठाना चाहते हैं। और इसी समय तिब्बत में भोट साम्राज्य है। और इस भोट साम्राज्य का जो राजा है, शासक है, वो गेम्पो है। ये जो गेम्पो है, ये भोट साम्राज्य का शासक है गेम्पो। और इसी समय कश्मीर में भी एक नया शासन स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम कारकोट वंश कह सकते हैं। और इस कारकोट वंश का जो राजा है वो इस समय कश्मीर में
ललितादित्य है, यानी ललितादित्य का साम्राज्य है जो कारकोट वंश से रिलेटेड है। गेम्पो यानी जुफोट साम्राज्य का शासक गेम्पो है, क्रूर और घमंडी शासक है और उत्तराखंड के पांडुवाला और ब्रह्मपुर पर आक्रमण करता है। और जो कुषाण वंश का वहां पर सामंत है, यानी पांडुवाला ब्रह्मपुर में कुषाण वंश का जो सामंत है अर्जुन है, इसको पराजित करता है। कौन पराजित करता है? गेम्पो। और बहुत ज्यादा रक्तपात मचाता है। और इस बात की सूचना जब कश्मीर में कारकोट वंशीय शासक ललितादित्य को प्राप्त होती है, तो ललितादित्य वहां से अपनी सेना लेकर आते हैं और गेम्पो को पराजित करते हैं। और गेम्पो को पराजित करने के बाद पांडुवाला और ब्रह्मपुर पर भी इस कारकोट वंश यानी कश्मीर का जो ललितादित्य था, इसका जो साम्राज्य था, ये था कारकोट वंश। कारकोट वंश भारत के इतिहास के संदर्भ में भी आप इसे ध्यान रखेंगे कि ललितादित्य एक बहुत ही पराक्रमी राज्य था, शासक था। ललितादित्य को उत्तराखंड में भी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। और ललितादित्य ने यहाँ पर अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया और वर्तमान में इनके द्वारा बनाया गया यह विद्यमान एक फेमस मंदिर है जो चमोली जिले के जोशीमठ नामक स्थान पर स्थित है, यानी नरसिंह देवता का मंदिर। इसी में एक और डिस्कस करेंगे, आपने ध्यान रखना है कि भोटिया जनजाति, जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड में, देखो बहुत सारी जनजातियां मिलती है, जैसे जौनसारी जनजाति, भोटिया जनजाति, थारू जनजाति। और अगर भोटिया जनजाति की बात करें तो भोटिया जनजाति के कुछ अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे उत्तरकाशी में इस भोटिया जनजाति को जाड़ कहा जाता है। चमोली में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कहीं पर इनको तोलछा बोलते हैं, कहीं पर इनको मारछा बोलते हैं, कहीं पर इनको थोगपा बोलते हैं। है जाति भोटिया ही, लेकिन अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग नामों से इनको अलग अलग स्टेट में, उत्तराखंड के अलग अलग स्टेटों में पुकारा जाता है। जैसे पिथौरागढ़ में भोटिया जाति को सौका कहते हैं, कहीं कहीं पे जौहरी भी कहते हैं। तो ये भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसी टाइम पर, यानी इसी समय उत्तराखंड में एक और वंश चल रहा है इसी के साथ साथ, यानी 6वीं शताब्दी में एक नया वंश चल रहा है जिसे नाम दिया गया पौरव वंश। और पौरव वंश जो लगभग 647 से 725 के आसपास रहा। और ब्रह्मपुर में छठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन रहा। और पौरवों के शासन में जो इसके प्रमुख शासक थे वो थे विष्णुवर्मन, ध्यान रखेंगे, वृषवर्मन, अग्निवर्मन और धूतिवर्मन। और इनकी जो राजधानी थी वो ब्रह्मपुर थे। और जो पौरव राजवंश उभर कर आया वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही एक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जितने भी सामंत थे उनको केंद्रीय सत्ता का डर तो खत्म हो गया उनके मन से। और जब केंद्रीय सत्ता का डर उनके मन से खत्म हो गया, उन्होंने अपने अपने राज्य की स्थापना की। इसमें इसी में एक पौरव वंश भी था जिसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। और जो ये पौरव थे, पौरव राजवंश, ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक दृढ़ शक्ति के रूप में स्थापित हुए। लेकिन 725 के आसपास कन्नौज के राजा जो यशोवर्मन थे, इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और हिमालय घाटी में जब अभियान इन्होंने किया तो ये पौरव राजवंश खत्म हो गया। इस पौरव राजवंश में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है कि वैन सॉन्ग भी अपनी बुक में इस बात का डिस्कस करता है कि ब्रह्मपुर में पौरव पौरव थे, यानी ब्रह्मपुर पौरवों की राजधानी थी, जिसमें जो मेजर रूलर थे वो विष्णुवर्मन थे, वृषवर्मन थे और अग्निवर्मन थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज अपने और ध्यान रखनी है कि जो पौरव थे, पौरवों के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ही विकासशील कार्य किए गए और इनके द्वारा उत्तराखंड की भूमि को दो भागों में बांटा गया। जो पहली प्रकार की भूमि थी वो थी केदार भूमि। और जो केदार भूमि होती थी वो सिंचित भूमि होती थी, यानी सेरा टाइप की भूमि होती थी। और जो सीरा भूमि थी वो असिंचित भूमि होती थी, यानी इसको हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उखड़ या उलखेड़ी भी कहते हैं। और एक चीज आपने और ध्यान रखना है इसमें कि जो भागीक होता था, भागीक कुल उपज पर 1/6 भाग कर वसूली का, यानी कर कर वसूलने वाला होता था।
उसे हम भागी कहते थे जब पौरव वंश उत्तराखंड में था। इसके बाद डिस्कस करेंगे जो सबसे प्रमुख राजवंश है, और वो है कत्यूरी राजवंश, या इसी कत्यूरी राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो धीरे धीरे कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश भी उभर कर आ रहा है। और पहले इनकी राजधानी जोशीमठ होती थी, जोशीमठ यानी चमोली में, और यहाँ पर एक कार्तिकेयपुर नामक स्थान है, यहाँ पर इनकी राजधानी होती थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी। हो सकता है कि कोई दैविक आपदा आई हो या प्राकृतिक आपदा आई हो, तो इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी और फिर उन्होंने अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी यानी बैजनाथ या बागेश्वर नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। और इस वंश के जो कत्यूरी राजवंश है, इसका इतिहास भी बागेश्वर, कंडारा और पांडुकेश्वर और बैजनाथ स्थलों से प्राप्त होता था। और एक चीज आपने इस कार्तिकेयपुर राजवंश में याद रखना है कि जो इनकी लिपि होती थी, वो जो इनके अवशेष मिले हैं, या पांडुकेश्वर, कंडारा या बागेश्वर या बैजनाथ अभिलेख मिले हैं, तो इस राजवंश की जो लिपि होती थी कुटिला लिपि थी। ये लिपि थी कुटिला लिपि। कुटिला लिपि थी। और अंग्रेज इतिहासकार, फेमस इतिहासकार है जो उत्तराखंड का इतिहास लिखते हैं और अच्छे से, बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्कस किया है उत्तराखंड के बारे में। इनका नाम है एटकिंसन। और एटकिंसन कहते हैं कि जो कार्तिकेयपुर की सीमा थी, उत्तर में जो कैलाश पर्वत है और पश्चिम में सतलज नदी, पूरब में गंडकी और दक्षिण में रुहेलखंड तक कार्तिकेयपुर राजवंश विस्तृत था। और बागेश्वर लेक में भी इस राजवंश को, यानी कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश को कहा गया कि उत्तराखंड का प्रथम राजवंश था। और इसका जो शासक था, यानी इसका जो संस्थापक था, इसका नाम भी आप याद रखेंगे। इनका नाम था बसंतन देव। बसंतन देव इनका नाम था। अब हुआ क्या कि जो बसंतन देव थे, बसंतन देव ने कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश की स्थापना की, और इनको ही, यानी वसंतन देव को ही कत्यूरी राजवंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे शासक हुए। और अगर इनकी राजभाषा के बारे में बात करें, आपने इनकी राजभाषा भी ध्यान रखनी है कि कत्यूरी जो उत्तराखंड का प्रथम राजवंश था, इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। यानी कत्यूरियों की राजभाषा कैसी थी, कौन सी थी? संस्कृत थी। और या बोलचाल वाली भाषा पाली। पाली। और जो इनके अभिलेख हैं, अभिलेखों की जो लिपि है, वो इनकी लिपि है कुटिला या कुटिला लिपि। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप एक और चीज ध्यान रखेंगे डोटी साम्राज्य के बारे में। तो जो नेपाल के पहले साम्राज्यवादी होने का श्रेय जो है, वो डोटी साम्राज्य के अशोक चल को जाता है। अशोक चल का नाम आप याद रखेंगे, डोटी साम्राज्य से रिलेटेड है। और अशोक चल ने न केवल नेपाल का राष्ट्रीयकरण किया, बल्कि इनके साम्राज्य की सीमा में उत्तराखंड के कुछ भागों, यानी संपूर्ण गोरखपुर जिला तब बिहार में फैली थी। उत्तराखंड में भी इनके आक्रमण के साक्ष्य हमें गोपेश्वर के गोपीनाथ अभिलेख से मिलते हैं। गोपेश्वर के गोपीनाथ अभिलेख से, गोपीनाथ अभिलेख से मिलते हैं। और एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो अशोक चल का पुत्र था, इनका नाम था कराचल देव। तो जो कराचल देव था, कराचल देव भी उत्तराखंड में आक्रमण करते हैं। और इस विजय के उपलक्ष्य में कराचल देव परम सौगात या परम बोध की उपाधि धारण करते हैं। अब इसी समय पर क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर अराजकता फैल गई।
और जब उत्तराखंड में अराजकता फैल गई तो इसका जो फायदा है वो केंद्रीय सत्ता में एमबीटी एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक भी उठाना चाह रहे हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या करते हैं, अपने सेनापति मलिक मलिक नकाविया के नेतृत्व में एक अभियान करते हैं, जिसका अभियान का नाम था तराजल अभियान। और तराजल अभियान में यहाँ के इतिहासकार वर्णन करते हैं, रहेला एक इतिहासकार है, वो बोलते हैं कि उत्तराखंड के शासक ने मलिक नकाविया की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको दूसरे लेक्चर में उत्तराखंड से। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।